हेलो दोस्तों, मैं आनंद गुरु आप सभी का लक्ष्य क्लासेस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम लोग वास्तविक संख्या पढ़े थे। आज हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्या से पिछले वर्षों में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आज का जो सेशन है हमारा ऑब्जेक्टिव सेशन है कि जितने भी प्रीवियस ईयर में हमसे सवाल पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव, उसको हम लोग करके देखेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव करने से पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव हल करने का कुछ ट्रिक टेक्निक सीख लेते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव सवाल में होता क्या है कि एक सवाल आपको दिया रहता है और उसका 4 ऑप्शन आपके पास दिया रहता है। उसी 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई आपका क्या है, आंसर है। तो कभी भी ऑब्जेक्टिव यह नहीं कहता कि आप सवाल को पूरा बनाइए। कुछ सवाल ऐसा होता है जिसे पूरा बनाने की जरूरत है, जबकि कुछ सवाल ऐसा रहता है जिसे बनाने की जरूरत नहीं। आप ट्रिक के माध्यम से पता कर सकते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। कुछ डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ ट्रिक टेक्निक देखते हैं जिसकी वजह से अपना हम लोग टाइम बचा सकते हैं ऑब्जेक्टिव हल करने के लिए। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ सवाल देख रहे हैं कि हम लोग के पास सवाल है। हम लोग के पास सवाल क्या है, इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं कि इकाई अंक से किस प्रकार से हम अपने सवाल को तुरंत आसानी से बना सकते हैं। देखिए हमारे पास एक सवाल है 300 कितना है, 87 है हमारे पास। 387 प्लस 9684 है प्लस 3200 कितना है 9। इसको हम लोग को क्या करना है, ऐड करना। जब जैसे ही आप यह प्रश्न देखिएगा आप लोग बेचैन हो जाइएगा जोड़ने के लिए और लगिएगा आप लोग तुरंत क्या करने, इसको पूरा जोड़ने लगेगा। देखिए पूरा तो जोड़िएगा ठीक है, लेकिन पूरा जोड़ने में आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम क्या करते हैं ना, सिर्फ यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक से क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट बना लेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। मान लीजिए अगर वह जवाब नहीं हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि जो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है उसमें से कोई नहीं हो, तो वैसा क्वेश्चन का अंक सभी मतलब कि स्टूडेंट को मिल जाते हैं। चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसका लास्ट अंक कितना है हमारे पास, तो इसका लास्ट अंक यानी कि इकाई अंक 9 है। इस संख्या का लास्ट अंक यानी कि इकाई अंक कितना है हमारे पास, 4 है। इस संख्या का लास्ट अंक यानी कि इकाई अंक हमारे पास कितना है, हमारे पास है इसका 7 है। चलिए तो हम लोग इसका इकाई अंक जोड़ के देखते हैं। तो 9 और 4, 9 1 10 3 13, 13 और 7, 13 और 7 कितना हो जाएगा 20, 13 और 7 कितना हो जाएगा 20। यानी कि इसका इकाई अंक क्या होगा, लास्ट में हमारा क्या होगा 20 होगा। यानी कि 20 कहने का मतलब क्या होगा, लास्ट में क्या होगा 0 होगा। तो हम देखते हैं कि किस ऑप्शन के लास्ट में यानी कि इकाई अंक 0 है, वही हमारा क्या है होगा, जवाब हो जाएगा। तो देखिए इसके लास्ट में इकाई अंक 0 नहीं है, इसलिए यह मेरा जवाब नहीं होगा। इसके भी लास्ट में 0 नहीं है, यह भी हमारा जवाब नहीं होगा। यहाँ पे इसके लास्ट में क्या है, 0 है। यहाँ पे इसके लास्ट में क्या है, 0 है, तो यह हमारा जवाब हो जाएगा। यहाँ देखिए इसके लास्ट में 0 नहीं है, यह भी हमारा क्या हो जाएगा, जवाब। तो जरूरत नहीं है कि पहले इसको हम लोग पूरा ऐड करें तब अपने सवाल मतलब कि इसका टिक लगाए। ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन ए या बी या सी या डी इसमें से कौन सा सही है। जरूरी नहीं है ऐसा कि आप पूरा हल कीजिए। चलिए यहां पे इसको एक और तरीका से आप लोग बना सकते हैं। यहां तो आपको यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट बता दिए। चलिए पहले यूनिट डिजिट समझ लेते हैं, उसके बाद एक और ट्रिक आपको हम बताते हैं कि कैसे कैलकुलेशन को कम करें। देखिए इस प्रकार के सवाल आते नहीं हैं, यह कैलकुलेशन को हम लोग कैसे कम करेंगे इसके लिए आपको यह बता रहे हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे हमें गुना करना है 96 गुने कितना 854 गुना करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा गुना करेंगे तब जाके हम लोग क्या करेंगे, अपना ऑप्शन टिक करेंगे कि यह हमारा सही होगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कीजिए, आप क्या काम कीजिए ना कि डायरेक्ट इसका मतलब कि इकाई अंक गुना कीजिए। तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24, यानी कि लास्ट में कितना होगा 4। वही आंसर हमारा सही होगा जिसके लास्ट में कितना होगा 4 होगा। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में कितना है 7 है, तो यह हमारा ऑप्शन नहीं, यह नहीं आंसर होगा। 6 है लास्ट में, तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में क्या है 8 है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। चलिए इसको हम लोग टिक कर दिए, हम लोग पूरा नहीं बनाए, सिर्फ हम लोग यूनिट डिजिट से पकड़ लिए कि यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। बाय द वे अगर यह इतना नहीं होता, अगर यहाँ पे ये होता, अगर यहाँ पे ये होता, इसके लास्ट में भी 4 है, तब पर भी हम इसी को आंसर सही मारते, क्योंकि हमारे पास जो सवाल था उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो चारों ऑप्शन में क्या रहता, तो यहाँ पे तो सब इसका तो एक्यूरेट आंसर है नहीं, तो इसमें से अगर इसका जो मार्क्स होगा सभी स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। ठीक है, इसका मार्क्स जो होगा सभी स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। तो चलिए आपको यह समझ में आ गया होगा यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखते हैं, चलिए अब हम लोग तीसरा अपना सवाल देखते हैं कि देखिए 4698 में से घटाना है कितना, 329 को घटाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा नहीं घटाते हैं, सिर्फ इकाई अंक ही घटाते हैं और उससे पता कर लेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए
यहाँ पे घटाते हैं तो 8, 8 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 में से 9 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, लास्ट में 9 बचेगा। लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास 9। तो यानी कि यहाँ देखते हैं इसके लास्ट में 9 है, ये आंसर हो सकता है। यहाँ पे इसके लास्ट में 9 नहीं है, इसका मतलब यह आंसर नहीं होगा। यहाँ देखते हैं इसके लास्ट में 9 है, यह भी हमारा आंसर हो सकता है। यहाँ देखते हैं इसके लास्ट में कितना है 5 है, इसका मतलब यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, 2 अंक हो गया। देखिए इकाई अंक से अब हमारा काम नहीं बना, यहाँ भी इकाई अंक 9 है, यहाँ भी इकाई अंक 9 है। तो अब हमारा मतलब कि ऑप्शन जो आंसर है पता नहीं चल पा रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब दहाई अंक का अधिक बनाते हैं, ठीक है, घटाओ। तो यहाँ पे 18 लिए, 18 में से 9 गया तो कितना बचा हमारे पास 9 बच गया। अब यहाँ पे कितना बचा हमारा दहाई अंक 8, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास 6 बच जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे इसका दहाई अंक 6 है और यहाँ पे इसका दहाई अंक कितना है 4 है। इसका मतलब यह नहीं होगा, हमारा दहाई अंक कितना होना चाहिए था 6 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए ये तो पहला है यूनिट मेथड, यूनिट अंक, मतलब कि यूनिट अंक से कैसे हम अपने ऑप्शन को छाटेंगे। चलिए इसी में हम लोग चाहेंगे, इसी सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे एक डीएस कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, डीएस कॉन्सेप्ट। देखिए ये सब कैलकुलेशन के लिए है, मतलब डीएस कॉन्सेप्ट कहने का मतलब डिजिटल सम। डीएस कॉन्सेप्ट कहने का क्या मतलब है कि डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट। अगर कोई संख्या है, कोई, चलिए दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव सवाल देखते हैं कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव सवाल इसमें पूछे जाते हैं और हम लोग उसको कैसे हल करेंगे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। देखिए चलिए देखिए हमारा क्या है, पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। हम लोग को पता है कि गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की शुरुआत हम लोग कहां से करते हैं, 1 से करते हैं। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा हो जाएगा। क्योंकि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना है, 1 है। सबसे छोटी अगर पूर्ण संख्या रहता, सबसे छोटी क्या रहता, प्राकृत है, सबसे छोटी अगर प्राकृत बोला तो 1 हो जाता, ठीक है। और सबसे छोटी अगर पूर्ण हमसे बोला जाता तो कितना हो जाता है, 0 हो जाता। पूर्णांक अगर सबसे छोटी पूछा जाता हमसे तो बताया नहीं जा सकता, ठीक है, क्या हो जाता, बताया नहीं जा सकता। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पे, देखते हैं हम लोग अपना अगला सवाल। अगला सवाल हम लोग का है कि रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक है। यानी कि इस सवाल का कहने का यह मतलब है कि रूट 12 में किससे हम लोग गुना कर दे कि वह एक परिमेय संख्या बन जाए। रूट 12 में हम लोग किससे गुना कर दे कि वह क्या बन जाए, एक परिमेय संख्या बन जाए। तो हम क्या करते हैं कि रूट 12 हमारे पास है, ठीक है, रूट 12 हमारे पास है गुना। अगर हम ऑप्शन नंबर ए उठा लेते हैं रूट 3, तो इसमें हम गुना करेंगे। हम लोग को मालूम है गुना कि बाहर वाला में बाहर वाला से गुना होगा और अंदर वाला में अंदर वाला से गुना होगा। जैसे पहले एक गुना आप समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे 2 रूट 3 है गुने 5 रूट अगर हमारे पास 2 आ गया तो किस प्रकार से इसका गुना बनाएंगे। तो देखिए ये जो बाहर है उसे बाहर वाला में गुना कीजिए, तो 5 गुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और अंदर वाला में किससे गुना करना है हमें, अंदर वाला जो है, ठीक है, अंदर वाला जो है उसे अंदर वाला में गुना करेंगे। यानी रूट वाला से रूट वाला में गुना करेंगे तो रूट 3 गुने रूट 2, तो यानी कि हो जाएगा हमारा कितना, रूट 6। तो इस प्रकार से हम लोग इसका गुना बनाते हैं। तो यहाँ अगर देखते हैं हम लोग कि दोनों अंदर वाला है तो रूट अंदर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा। यानी कि यह अब यह परिमेय संख्या बन गया। हमसे यह बोला गया था कि रूट 12 में किससे गुना करे कि वह एक परिमेय संख्या बन जाए, यानी कि इसके परिमेयकरण गुणांक हमसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल हम लोग का क्या है, अगला सवाल हम लोग का है कि 45 तथा 60 का मौसा निकालना है। 45 तथा 60 का क्या निकालना है, मौसा निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 45 तथा 60 का मौसा हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। तो 45 और 60 है, तो जो छोटी संख्या है उसको हम लोग यहाँ बाहर रखेंगे, जो बड़ी संख्या है उसको हम लोग अंदर रखेंगे। 45 से एक बार में लगाएंगे तो 45 लग जाएगा हमारा, घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, 5 में से 4 गया तो 1 आ जाएगा। फिर इस 15 को हम लोग घेरेंगे और 45 को यहाँ उतारेंगे, 15 तो ये कितना लग जाएगा हमारा, 45 लग जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जिस संख्या से फाइनली लास्ट में अगर कुछ कटता है तो वही हमारा क्या होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, मौसा होता है। तो यानी फाइनली हम देख रहे हैं कि यहाँ 15 से संख्या पूरा पूरा कटा है, यानी इसका मौसा कितना हो जाएगा, हमारा मौसा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा।
चलिए हम लोग अपने अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए क्या बोला गया है इस सवाल में कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। हमसे बोला गया है एक अशून्य, पहले इस शब्द को हम लोग समझते हैं, एक अशून्य परिमेय। अशून्य कहने का मतलब है कि हमें ना शून्य वाला नहीं लेना है, शून्य नहीं लेना है। शून्य भी, पहले कुछ बात समझिए यहाँ पे कि जीरो क्या है, जीरो परिमेय संख्या है। जीरो क्या है हमारा, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जीरो परिमेय संख्या है। क्योंकि जीरो को हम लोग ना इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं p/q के रूप में। तो यह क्या है, हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए होता है या लिख सकते हैं। देखिए जीरो परिमेय संख्या, क्योंकि 0/1, जीरो के बटा में 1 छुपा है, p/q के रूप में है। हम लोग जानते हैं कि q नॉट इक्वल टू जीरो, नीचे वाला जीरो नहीं हो सकता है, ऊपर वाला क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है परिमेय संख्या। तो हमें क्या करना है, एक अशून्य परिमेय संख्या, यानी कि जीरो वाला नहीं लेना है, जीरो छोड़कर कोई परिमेय संख्या लेना है। तो मान लीजिए हम जीरो छोड़कर कोई बच्चा 5 ले लेता है परिमेय संख्या, कोई बच्चा 3/2 ले लेता है, कोई एक तीसरा बच्चा है जो कितना ले लेता है, 7 ले लेता है। ठीक है, ये सब सारे परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या, कोई बच्चा √2 ले लेता है, किसी का मन है तो √7 ले लेगा, कोई मान लीजिए कि रूट कितना ले लेगा, 3 ले लेगा। इसका हमारा क्या करना है, गुणनफल निकालना है, यानी कि गुना करना है। इसको क्या करना है, गुना करना है। हम लोग जानते हैं कि बाहर वाला में बाहर वाला से, अंदर वाला में अंदर वाला। यहाँ क्या देख रहे हैं कि रूट लगा ही रह गया है, यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि रूट लगा ही रह गया है, यानी अपरिमेय है। यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि रूट लगा ही रह गया, तो यानी कि यह क्या है, अपरिमेय। यहाँ भी अगर हम देखें तो यहाँ भी क्या रह जाएगा, रूट लगा ही रह जाएगा, तो यह भी क्या होगा, अपरिमेय। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव हमेशा क्या आ रहा है, हमेशा क्या आ रहा है, अपरिमेय आ रहा है, हमेशा क्या आ रहा है, अपरिमेय आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा अपरिमेय, हमेशा अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या, हमेशा अपरिमेय आएगा। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो हमेशा अपरिमेय आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और बात आपको हम समझा देते हैं कि अगर सवाल हमारा ये होता, ठीक है, अगर सवाल क्या होता हमारा, चलिए अगर सवाल हमारा ये होता है कि सिर्फ यहाँ पे बोलता है, यहाँ पे हमसे सवाल में बोला जाता है कि सिर्फ अशून्य को हटा देते, एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। अगर ये सवाल रहता है कि एक परिमेय, तो परिमेय में कोई बच्चा 5/3 लेता, कोई लेता कितना, मान लीजिए कि 8 ले लेता, कोई लेता कितना, 0 ले लेता। जब इसको हम गुना करेंगे अपरिमेय संख्या से, किसी अपरिमेय संख्या से जब इसको हम गुना करेंगे, तब देखिए क्या स्थिति आता है। तब आ जाएगा 5/3 √2, 8√3 आ जाएगा। और यहाँ के हम लोग जानते हैं कि 0 से किसी संख्या में जब गुना करते हैं तो कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे तो अपरिमेय आ रहा है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय आ रहा है। यहाँ भी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय आ रहा है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या आ रहा है, हमारा परिमेय आ रहा है। तो इस स्थिति में क्या हो जाता, इस स्थिति में हमारा क्या जवाब हो जाता, परिमेय या अपरिमेय हो जाता। अगर ये सवाल में चेंज आता कि एक परिमेय सिर्फ बोलता, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल हम लोग का क्या है, चलिए अगला सवाल है हम लोग का कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से किससे परिकलित करने की तकनीक है। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा हम लोग क्या निकालते हैं, तो हम लोग को पता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यानी कि a = bq + r, जहां 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा क्या होता है, b होता है। देखिए आप लोग को डायरेक्ट याद कर लेना है कि a = bq + r, जहां 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा क्या होता है, b होता है। डायरेक्ट कभी कभी ये बात ना ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये शर्त। तो ये क्या है, यह मौसा निकालने की, क्या निकालने की, मौसा निकालने की यह एक विधि है। ठीक है, मौसा निकालने की क्या है, यह तकनीक है या विधि है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, p क्या है हमारा, p क्या है हमारा, p एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप पूछा गया है। तो देखिए दो रूप आपसे पूछा जाएगा, एक तो सम का रूप,
एक क्या हो जाएगा, आपसे पूछा जाएगा किसका, विषम का रूप। एक पूछा जाएगा आपसे विषम का रूप। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर सम का रूप आपसे पूछा जाए ना, सम का रूप, तो इसका हो जाएगा 2m या 2n, यहाँ पे अल्फाबेट चेंज रहेगा, या 2p, ये सब हो जाएगा, या 2m + 2 या 8m + 6। देखिए इसमें क्या है, कैसे पकड़िएगा, तो देखिएगा सब सम संख्या है, सब क्या है, सम संख्या, यानी सम संख्या का रूप है। यहाँ भी सम संख्या है तो सम संख्या क्या है, ये रूप है, ठीक है, ये सब क्या है, सम संख्या का रूप है। 4p भी हो जाएगा यहाँ पे हमारा, 8p + 2 हो जाएगा, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा सम संख्या का रूप है, ठीक है। अगर विषम संख्या का रूप देखें हम तो 2m + 1 हो जाएगा, या 4m + 3 हो जाएगा, या 2m - 1 हो जाएगा, या 4m - 3 हो जाएगा। देखिए अगर कैसे पहचाने, बहुत सारा है, तो हम लोग इस प्रकार से पहचान सकते हैं कि जिसमें सिर्फ सम संख्या वाला हो, जिसमें सिर्फ क्या हो, जिसमें सिर्फ सम संख्या वाला हो, तो यानी कि वह सम संख्या का रूप होगा। यहाँ देखिए खाली सम संख्या, यहाँ भी सम संख्या, यहाँ भी सम संख्या, यहाँ देखिए तो इसमें और ये और ये दोनों सम संख्या, यहाँ भी ये और ये दोनों सम संख्या, यहाँ भी ये सम संख्या, यहाँ पे ये देखें तो दोनों सम संख्या, यानी कि ये सब सम संख्या का रूप। विषम में देखें तो आपको कुछ ना कुछ विषम देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक विषम है, यहाँ पे एक विषम है, यहाँ पे 3 विषम है, यहाँ पे -3 क्या है, हमारा विषम है। तो इस प्रकार से सम और विषम संख्या को हम लोग पहचान सकते हैं। चलिए आते हैं अब हम लोग अपने सवाल पे कि हमसे पूछा गया है सम संख्या का रूप, तो 2p + 1, यहाँ ये विषम संख्या, तो यह हमारा क्या होगा, यह हमारा मतलब कि जवाब नहीं होगा, ठीक है, यह हमारा जवाब नहीं होगा। चलिए अब हम देखते हैं p, यह भी हमारा जवाब नहीं होगा। 2p + 1, यहाँ पे एक विषम संख्या है तो यह भी हमारा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा इस सवाल का। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। हमसे क्या पूछा गया यहाँ पे, विषम पूर्णांक का रूप। हम लोग अभी तुरंत देखे हैं कि विषम पूर्णांक का रूप कहने का मतलब यह है कि उसमें कोई ना कोई विषम संख्या होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे कोई विषम संख्या नहीं, यह रूप नहीं होगा। यहाँ देखते हैं तो दोनों सम संख्या है, तो यह भी विषम संख्या का रूप नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दोनों क्या है, हमारा सम संख्या है, तो यह भी विषम संख्या का रूप नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यहाँ पे यह क्या है, विषम संख्या का रूप है। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, यदि दो संख्याओं का क्या गुणनफल हम लोग को दिया गया है और उनका मौसा 19 है तो उनका लसक ज्ञात करें। इस प्रकार के जब सवाल रहे ना आपको, तो क्या कीजिए ना, आप जो गुणनफल है उसको सबसे ऊपर लिख लीजिए और बटा लसा या मौसा में से जो आपको दिया गया है नीचे डाल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ मौसा दिया गया है 19, तो 19 हम लोग लिख लेते हैं और इसको भाग देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, लसा प्राप्त हो जाएगा। तो 19 से जब हम लोग इसको भाग देंगे तो 19 से कितना बार में कट जाएगा, 144 बार में कट जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर हो जाएगा इस सवाल का। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं अपने। देखिए यहाँ पे कि यदि a बराबर, हमारे पास एक संख्या है कि यदि a बराबर 23 गुना 3 गुना कितना है, 5 है, 23 गुना 3 गुना 5 है। चलिए देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा मिस्टेक है, लगता है कि यहाँ पे क्या है, 2⁻³ है, ये 2⁻³ है, ठीक है, 2⁻³ है और गुना 5 है, गुना 3, 2⁻³ गुने 3 गुने कितना है, 5 है, और यहाँ पे क्या है हमारा 2⁻4 है और गुना 5 गुना कितना है हमारा, ये 7 है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो a बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, a बराबर दिया गया है 2⁻³ गुने 3 गुने 5। b हमें से कितना दिया गया है, b हमें 2⁻4 गुना 5 गुना 7। हमें क्या निकालना है, तब ab का लसा निकालना है। ab का क्या निकालना है, लसा। तो ab का क्या निकालना है, ab का हमें लसा निकालना है। तो लसा के लिए करना क्या होता है, हम लोग को लसा करने के लिए करना क्या होता है हम लोग को, कि यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम वाला लेना है। लसा में हम लोग को क्या लेना है, मैक्सिमम वाला लेना है। तो मैक्सिमम देखेंगे तो 2⁻4 हम लोग यहाँ से ले लेंगे। अब 3 में देखें तो यही एक बार है, तो यही हमारे लिए मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद अगर 5 में देखें तो दोनों में एक 5 है, तो यही 5 हमारे लिए मैक्सिमम हो जाएगा। और 7 में देखें तो यह एक ही 7 है, तो यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। चलिए 2⁻4 कहने का मतलब है 2 कितना बार गुना में है, 4 बार गुना में है, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा हमारा, 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 गुना 3 गुना 5 गुना कितना हो जाएगा, 7।
तो 16 पचे कितना हो जाएगा, गुना करेंगे 16 पचे 80 हो जाएगा। 16 पचे कितना हो जाएगा हमारा, 16 पचे 80 हो जाएगा। ठीक है, 80 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 24 यानी 240 आ जाएगा। ठीक है, 200 कितना आ जाएगा 40। फिर इसमें 7 से गुना कर देंगे, 0 7 चक 28 के 8 हासिल 2, 7 दूना 14 15 16, 1680 कितना आ जाएगा हमारा, 1600 कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। 1600 कितना आ जाएगा 80। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अपना 10वां सवाल पे कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप। अभी तुरंत हम लोग देख चुके हैं कि सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, जिसमें सभी सम वाले होंगे, और विषम पूर्णांक का रूप वह होगा जिसमें कोई एक विषम लगा हो तो वह विषम पूर्णांक का रूप होगा। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ दोनों सम है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें दोनों सम संख्या है, तो यह सम का रूप है। विषम का हमसे पूछा गया था, यह विषम का रूप नहीं है। यहाँ पे देखिए दोनों सम का है, विषम का यह नहीं है। यहाँ अगर हम देखें तो यह सम है और यह क्या है, विषम है, तो यानी कि यही हो जाएगा विषम का रूप। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं अपना अगला सवाल। जो अगला सवाल हम लोग का है क्या है उसको अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या है कि संख्या 2.113113113 डैश डैश डैश। देखिए होता क्या है कि दशमलव के बाद वाली जितनी भी संख्या हो हमें उसे एक एक करके पढ़ना होता है। ठीक है, यही इसका क्या है, नियम है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कैसी संख्या है, तो हम देख रहे हैं कि ये नए नए संख्याओं से क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। और ऐसे भी हम लोग पहचान सकते हैं जिसमें क्या हो, डैश डैश लगा हो तो क्या होगा। देखिए 3 प्रकार की संख्या है, जो पूरा रुक जाए। कैसे पहचानेंगे हम लोग, जो पूरा रुका हो तो ये होगा शांत। क्या होगा, यह शांत होगा। अच्छा, जिस पर क्या हो हमारा रेकरिंग लगा हो, जिस पर क्या हो हमारा रेकरिंग लगा हो तो अशांत होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, और जो संख्या मतलब कि नए नए अंकों से बढ़ती जाए, नए नए अंकों से क्या हो, हमेशा क्या रहे, बढ़ते रहे, तो यानी कि वो होगा अशांत अनावर्ती। पहचान का सबसे शॉर्टकट तरीका है अनावर्ती। अशांत क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती हो जाएगा। ठीक है, अशांत क्या हो जाएगा हमारा, अशांत अनावर्ती हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखेंगे जिसमें दशमलव के अलावा कुछ नहीं हो, सिर्फ क्या है, दशमलव है, दशमलव के अलावा कुछ नहीं है, यानी कि वो शांत दशमलव है। कैसा है, शांत। जिसमें हम लोग देखेंगे कि रेकरिंग लगा हो, क्या लगा हो, रेकरिंग लगा हो, तो यानी कि वह अशांत आवर्ती दशमलव है, अशांत आवर्ती दशमलव है। जिसमें देखेंगे कि संख्या जो है दशमलव के बाद नए नए संख्याओं से, नए नए अंकों से बढ़ती जा रही है, तो यानी कि अशांत अनावर्ती है। जब ऐसा स्थिति जब होगा तो वह क्या होगा, हमारा परिमेय हो जाएगा। जब शांत हो तो वह परिमेय संख्या हो जाएगा, जब अशांत आवर्ती हो तो वह भी परिमेय हमारा हो जाएगा, और जब ऐसा हो तो यह क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यह जो दिया गया है हमें अशांत अनावर्ती दशमलव है। क्या दिया गया है हमें, अशांत अनावर्ती दशमलव है, यानी कि यह एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं कि 144 का क्या बोला गया है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो 144 हम लोग लेते हैं, 144 का हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 2 से करेंगे तो कितना जाएगा 7, फिर 2 दूना 4 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 36 आ जाएगा, फिर 2 से हम लोग करेंगे तो 18, फिर 2 से करेंगे तो 9, फिर 3 से हमारा कितना लग जाएगा, 3 लग जाएगा। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि 144 जो हमारा था इसमें कितना है, 2, 1 2 3 4, 2 कितना बार आया है हमारे पास, 4 बार आया है 2, और गुना 3 कितने बार आया है हमारे पास, 2 बार आया है। तो यानी कि हमसे पूछा गया है 2 का घातांक, तो 2 का घातांक कहने का मतलब है कि 2 का घातांक क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 का घातांक हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या, सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, इस सवाल का हमारा जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पे। चलिए, यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो, तो अभाज्य संख्या हम लोग जानते हैं, अभाज्य संख्या कौन कौन है, ध्यान दीजिएगा कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कहां से शुरू हो जाता है हमारा, 2 3 5 6 नहीं 7 हो जाएगा, 8 नहीं 9 नहीं 10 नहीं 11 हो जाएगा, 11 के बाद 12 नहीं 13 हो जाएगा, 14 नहीं 15 नहीं 16 नहीं 17, इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है,
तो यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लॉसा, मान लीजिए कोई भी दो आप अभाज्य संख्या उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए हम 5 और 7 उठा लेते हैं, इसका अगर हम लोग HCF निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी इसका क्या निकालना है, हमें LCM निकालना है। तो 5 और 7 का LCM हम लोग निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें डायरेक्ट इसे गुना करना पड़ेगा। तो 7 5 कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, यानी कि गुना करना पड़ रहा है। अगर हम 2 और 3 लेते हैं, इसका अगर हम लोग लॉसा निकालते हैं तो 2 और 3 को गुना करना पड़ेगा, 3 दूना कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर दो अभाज्य संख्या को हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 13 ही ले लेते हैं और कितना ले लेते हैं 5, तो इसका लॉसा नहीं निकलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, 13 25 कितना आ जाएगा 65। तो अगर a और b दो अभाज्य संख्या है तो इसका लॉसा क्या हो जाएगा, दोनों का गुणनफल हो जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। यहीं पे अगर सवाल में लॉसा न रह के क्या रहता हमारा, मौसा रहता, लॉसा न रह के क्या रहता, मौसा रहता, तो हम लोग देखते हैं कि 5 और 7 का मौसा निकालते तो कितना आता है, जितना भी संख्या हम लिए हैं अभाज्य संख्या, इसका सबका मौसा कितना आता है हमारे पास, HCF सबका 1 होता है। HCF कितना होता है हमारे पास, HCF हमारे पास कितना होता, मतलब कि दो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ध्यान रखिएगा आप यह बात। चलिए क्या है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम परिमेय संख्या हो सकती है, तो कितना परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल हम लोग देखते हैं कि क्या है इसमें, कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या तो हम लोग जानते हैं पहले से कि अभाज्य संख्या वह है जिसमें एक और स्वयं के अलावा कुछ अन्य गुणनखंड हो, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए, वह क्या हो जाएगा हमारा भाज्य हो जाएगा। और जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग न लगे तो अभाज्य संख्या होगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि 15 में 1 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा, 1 से लग जाएगा, 3 से लगेगा पूरा पूरा भाग, 5 से लग जाएगा और हमारा कितना से लग जाएगा, 15 से लग जाएगा। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि यह एक और स्वयं से ज्यादा से लग रहा है तो यह हमारा भाज्य हो जाएगा, तो यह हमारा आंसर नहीं होगा। अब उसके बाद 23 देखे तो 1 से लगेगा, 23 से लगेगा, 12 देखे तो किससे लगेगा, 1 से लग जाएगा हमारा, 2 से लग जाएगा, 3 से लगेगा, 3 के बाद 6 से लग जाएगा, 6 के बाद कितना से लगेगा, यह 12 से लगेगा। 75 भी देखे तो 75 हमारा कितना लग जाएगा, 1 से लगेगा, उसके बाद 7 और 3 10 2 12, 3 से हमारा लग जाएगा, 5 से भी हमारा यह लग जाएगा। 5 के बाद अगर हम देखें तो 5 के बाद ही किससे लगेगा, 5 के बाद अगर देखें तो 6 से नहीं लगेगा, 7 से भी हमारा नहीं लगेगा, 8 से नहीं, 9 से नहीं। अब डायरेक्ट ये कितना से लगेगा, 15 से लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना से लग जाएगा, 15 से लगेगा। उसके बाद ये कितना से लगेगा, 75 से लगेगा। तो यानी हम देख रहे हैं कि अभाज्य संख्या उसको बोलेंगे कि जिसमें एक और सिर्फ स्वयं से ही भाग लगे, वही अभाज्य संख्या है। जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग पूरा पूरा लग जाए तो यानी कि वह हमारा भाज्य हो जाएगा। तो हमसे इस सवाल में क्या पूछा गया था, इस सवाल में हमसे पूछा गया था हमसे अभाज्य संख्या कि निम्नलिखित में अभाज्य संख्या कौन है। तो अभाज्य संख्या हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या है। अगला सवाल हम लोग का कि 2, 10 और 20 के लॉसा, 2 है, 10 है और क्या है 20 है, इसका लॉसा निकालना। तो देखिए लॉसा के लिए हम लोग क्या बताते हैं, डायरेक्ट आपको हम बता रहे हैं कि लॉसा जो होगा ना, ऐसे तो बनाने आपको आता है, हमने आपको 2 तरीका सिखा रखा है। पहला तरीका है कि भाग विधि द्वारा लॉसा निकालना, दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉसा निकालना। अब हम लोग क्या करते हैं और समझते हैं यहाँ पे कि लॉसा अगर निकालना है इन संख्याओं का तो होता क्या है, लॉसा जो बड़ी संख्या है उसी का कोई मल्टीपल होगा, जो बड़ी संख्या है उसी का कोई मल्टीपल होगा लॉसा हमारा। तो इसका मल्टीपल 20 का क्या क्या होगा, 20 हो जाएगा, 40 होगा, 60 होगा, 80 होगा, 100 होगा। आगे भी हम लिख सकते हैं लेकिन इतना में ही हमारा लॉसा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब देखते हैं कि लॉसा होगा कौन, 20 होगा, 40 होगा, 60 होगा या 80 या 100 होगा। तो देखते हैं कि जिस संख्या जो दिया गया संख्या पूरा पूरा भाग लग जाए इसमें, अगर 20 हम लेते हैं तो 20 में अगर ये पूरा संख्या से भाग लग जाए तो वही हमारा क्या हो जाएगा, लॉसा हो जाएगा। तो देखते हैं 2 से 20 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 10 से क्या हो जाएगा, 20 हमारा पूरा पूरा भाग लग जाएगा इसमें, 20 से 20 में पूरा पूरा भाग लग जाएगा, इसीलिए लॉसा हमारा क्या हो गया, 20 हो गया। अगर 20 में नहीं लगता पूरा पूरा किसी
इसी संख्या में, तो क्या करते हम 40 को चेक करते, 40 में देखते कि 40 अगर पूरा पूरा संख्या से कट जाता तो वह 40 हमारा लॉसा हो जाता, नहीं होता तो फिर हम लोग आगे बढ़ते। चलिए, तो लॉसा निकल चुका है हम लोग का। अब मौसा हम लोग देखते हैं, तो मौसा के लिए देखेंगे सबसे छोटी से उससे बड़ी में, तो 2 से लगाएंगे 10 में भाग तो 5 बार में लग जाएगा, तो यानी कि हमारा मौसा 2 आएगा। फिर इस 2 से 20 में लगाएंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 2 से 10 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि हमारा मौसा क्या आया, 2 आया। अब हम सवाल में यह देखते हैं कि सवाल में बोला क्या गया है कि 2, 10 और 20 के लसा और मौसा का अनुपात। तो पहले सवाल में बोला गया है लसा, तो हम लोग पहले लसा को ऊपर रखेंगे और उसके बाद बटा मौसा, मौसा को हम लोग कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो लसा हमारे पास कितना आ गया है, 20 है, और मौसा हमारे पास कितना है, 2 है। काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 से ही 10 बार में कट जाएगा, यानी 10/1 कहने का मतलब है 10:1, 10:1। कौन सा ऑप्शन में हम लोग को 10:1 दिया गया है, वही देखिए। यहाँ पे हम लोग कभी कभी गलती करते हैं, 1:10 मार देते हैं, तो नहीं, पहले 10 है, 10:1, तो 10:1 ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, 10:1 जो है हमारा, देखिए सवाल हम लोग का था 16 नंबर सवाल था हम लोग का, ठीक है, 16 नंबर हम लोग का सवाल था। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं कि हम लोग मिला चुके थे, कहाँ तक बना चुके थे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हम लोग का आ चुका था आंसर 10 कितना आ चुका था, 1 आ चुका था। 10 कितना आ चुका था हमारा, 1 आ चुका था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता। चलिए चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे अपने। अगला सवाल हम लोग का क्या, ये देखिएगा, ये बहुत ही खतरनाक सवाल है, इसको आप लोग देखिएगा कि यदि 65 तथा 117 का मौसा, एक संख्या हमारे पास कितना है 65 और दूसरी संख्या हमारे पास 117, इसका मौसा दिया गया है, इसका क्या दिया गया है हमसे, HCF दे दिया गया है कितना, 65m माइनस 117। तो देखिए HCF हम निकाले नहीं है, ध्यान दीजिएगा, HCF हम निकाले नहीं है, पहले से दिया गया है सवाल में। हम लोग क्या करते हैं, पहले से HCF निकाल लेते हैं। तो 65 भागे 117 अगर बनाएंगे तो 65 एक बार में लग जाएगा हमारा, 65 लग जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, 6, सॉरी यहाँ पे हमारे पास 11 है, 11 में से अगर 6 घटाएंगे तो 6 5 11, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 52 बच जाएगा। अब इस 52 को हम लोग यहाँ करेंगे और 65 को यहाँ उतार लेंगे, तो एक बार में कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। घटाएंगे इसको तो 5 से कितना आ जाएगा, ये 2 घटेगा तो 3 आ जाएगा, 6 में से 5 गया तो 1 आ जाएगा। फिर 13 को घेरेंगे और 52 को यहाँ उतारेंगे तो 13 चक कितना आ जाएगा, 13 चक हमारा कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, ठीक है, 13 चक 52। यानी कि हम देख रहे हैं कि हमारा मौसा क्या आया, हमारा मौसा क्या आया, हमारा मौसा क्या आया है, हमारा मौसा 13 आया है। हम जब बनाए तो हमारा मौसा क्या आया है, 13। और सवाल में मौसा यहाँ इस प्रकार से दिया गया है पहेली के रूप में, ठीक है, इक्वेशन के रूप में। तो देखेंगे कि जो मान डालने पर हमारा 13 प्राप्त हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम लोग 1 डाल के देखें, अगर हम लोग 1 डाल के इसमें देखें, अगर 1 डाल के देखते हैं तो 65 गुने 1 माइनस 117, तो इसको तो 65 का 65 हो जाएगा माइनस 117, ये तो माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में हमारा तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो वो तो हमारा आंसर होगा नहीं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। m बराबर 2 डाल के देखते हैं, m बराबर कितना डाल के देखते हैं हम लोग, 2 डाल के देखते हैं। तो जब 2 डालेंगे तो 65 गुने कितना आ जाएगा, 2 माइनस 117 आ जाएगा। तो 5 दूना 10 को शून्य हाथ से ले, 6 दूना 12, 1 13, 130 माइनस 117, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे घटाने पर 13 आ जाएगा। तो यानी कि हम देख रहे हैं कि हमारा भी मौसा कितना आया था, 13 आया था। ऑप्शन में m का मान 2 डालने पर भी हमारा मौसा क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे, देखते हैं हम लोग का अगला सवाल क्या है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का क्या निकालना है हम लोग को। देखिए यहाँ पे सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या कौन हो जाएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा हो जाएगा 4।
और सबसे छोटी अगर बात करें, सबसे अगर छोटी हम बात करें, छोटी अभाज्य संख्या बात करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। तो हमसे बोला गया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, 2 है। का मौसा क्या निकालना है हमें, मौसा निकालना है। तो 2 क्या मौसा, यहाँ पे क्या होगा, मौसा निकालना है, ठीक है। तो मौसा निकालेंगे, 2 से 4 में भाग देंगे, 2 दूना 4 आ जाएगा। यहाँ पे 2 से पूरा पूरा भाग लग गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल हम लोग अपना देखते हैं कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 है, ठीक है। 90 क्या है, 96 है। तो 96 का करते हैं तो 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 4 बार में 8 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 12 बार में लग जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 6 बार में, 2 से लगाएंगे तो 3 बार में लग जाएगा। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि कितना आया, 2 पर पावर कितना आया, 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 आया है और गुणे 3 आया है, यानी कि 2 पर पावर 5 और 3 पर पावर 1 छुपा हुआ है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे 2 पर पावर 4 है, नहीं होगा, या 2 पर पावर 3 है, नहीं होगा, 2 पर पावर 5 और 3 पर पावर 1। यहाँ आप लोग जान लीजिए कि यहाँ अगर कुछ पावर नहीं तो एक क्या है हमारा, छुपा रहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे हम लोग। अगला सवाल हम लोग का क्या है कि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और मौसा है। देखिए ऐसा सवाल हम लोग पहले से ही देख चुके हैं, ठीक है। ऐसा सवाल हम लोग पीछे देख चुके हैं कि अगर आपका संख्या का गुणनफल दिया रहे तो आप लोग डायरेक्ट ऊपर लिखिए संख्या का गुणनफल को, और लौसा या मौसा में से एक दिया रहे तो उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। तो नीचे हम लोग लिखते हैं 17 है हमारा क्या, मौसा, तो लौसा निकालना है, ठीक है। तो कितना से लग जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाग देंगे 17 से, 17 एकम 17, 17 पचे कितना लग जाएगा, 85 लग जाएगा, 17 पचे 85, 17 एकम 17 0, यानी कि 510 बटा 1 होगा। तो 1 तो छुपा रहता है तो कितना हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा हमारा, 510 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 510 हमारा क्या हो जाएगा, लौसा। 102 85 107 510, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं।